बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ये यहाँ से हम कर्ल, ठीक है, कर्ल मिड टर्म में भी हम थोड़ा बहुत टच कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कर्ल क्या है, सही। तो अब ये देखिए, कर्ल ऑफ, फॉर एग्जांपल कर्ल ऑफ एक वेक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर है, सही है। तो उसका क्या होगा कि ए एक्स इन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये इन RCS है, ठीक है। इन CCS अलग होगा और इन SCS अलग होगा, ठीक है। तो ये फिर SCS में ये है, ठीक है। RCS में ए एक्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, सही। अच्छा, अब रो बाय रो एक्स, सॉरी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, सही। और ए एक्स जो वेक्टर है, इसका एक्स टर्म का जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिखें। फिर ए वाई के नीचे इसका जो वाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई जो मैग्नीट्यूड है वो लिखें, और इन द डायरेक्शन ऑफ जेड जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे लिखें, सही। वेयर कर्ल, अच्छा, कर्ल जो है वो देखें, कर्ल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए वाई, ठीक है, ये कर्ल है। अब इन दोनों का वो ले लें, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो किस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऊपर दो जो पोर्शन हैं ये पार्शियल, सो उसके लिए कर्ल के लिए है, ठीक है, यानी इसके लिए, ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए। और अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वो इस तरह होगा, ठीक है, ये ये रहा, ठीक है। ये है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह कर्ल ये है, ठीक है, और ये है, तो इन दोनों का जो वो लेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो ये आएगा, ठीक है। ये हम मिड टर्म में डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो अब इसके बेस पे हम करते हैं एग्जांपल, ठीक है। सो ये एक क्लोज पाथ है ये, ठीक है। C1 पाथ ये है, C2 पाथ ये है, C3 पाथ ये है, और C4 पाथ ये है, ठीक है। पॉइंट P1 यहाँ से P2, P3 और P4। तो P1 पॉइंट इन्होंने दिया है 5,4,1, ये रहा P1। P2 है 5,6,1, सही, ये हुआ P2। P3 है 0,6,1, ये सॉरी ये, और P4 पर 0,4,1 वो ये है, सही। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो क्लोज पाथ है वो तो उसकी तो इन्होंने पोजीशंस बता दी हैं कि वो P1 किधर है, P2 किधर है, P3 किधर है, P4 किधर है, ठीक है। तो अब H हमने फाइंड करना है, सही। तो H वो, अच्छा सॉरी, H गिवन है ये, ठीक है, हमने H डॉट डी एल फाइंड करना है। तो H डॉट डी एल जो है वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सही, वो हमने फाइंड करना है। जबकि क्लोज पाथ की इन्होंने डिटेल्स दी हैं, और इन्होंने उसकी भी दी हैं, क्लोज पाथ की भी दी हैं, और H भी दिया है। अब इन दोनों का सिर्फ वो लेना बाकी है, यानी डॉट प्रोडक्ट लेना जो है वो बाकी है, सही। अच्छा, सो अब इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे वो अभी मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो पाथ C1 उसके लिए हम DL फाइंड कर लेंगे, फिर पाथ C2 के लिए DL, ठीक है, इस तरह। सो पाथ C1 में DL है, अगर आप देखें तो चेंज सिर्फ y में आ रहा है। देखें x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, यानी x और z में चेंज नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ y में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो सिर्फ y की तरफ ही चेंज हो रहा है, देखें, इन द डायरेक्शन ऑफ y।
सो एक्स और जेड लोकेशन चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए डीएल चेंज इन लेंथ, स्मॉल लेंथ जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डी वाई, सही। सो x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 1 है, वो ये दोनों फिक्स हैं, y इज वेरिएबल, y वेरी कर रहा है। तो h में क्या है देखें, 0.1 y क्यूब ए एक्स प्लस 0.4 एक्स ए जेड, सही। तो z की बजाय, अच्छा x की बजाय वैल्यू लिख लिया 5, देखें ये देखें यहाँ पे। तो एक मिनट, ये ठीक है, ये h की वैल्यू है, सही है। सो इसमें देखिए y जो है वो वेरिएबल है, तो y को एज इट इज़ y रहने दिया, सही है। y को चेंज नहीं किया, क्योंकि y क्या है, वेरिएबल है। ये मैंने आपको पाथ C1 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो x है वो x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू है 5, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो x की बजाय मैंने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, बाकी इक्वेशन वही है। तो h इज इक्वल टू 0.1, y को चेंज नहीं किया, y क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स प्लस, ये गिवन है, सही, ये गिवन है। अच्छा, और 0.4 एक्स ए जेड, तो 0.4 एक्स, ये एक्स की बजाय लिख लिया और ए जेड, सही। सो एच वन में पाथ C1 की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। पाथ C2 का फिर H2 होगा, पाथ C3 का H3 है, पाथ C4 का H4, एंड फिर आखिर में इन सबको मैं ऐड अप करूँगा। तो H1 इज इक्वल टू H1, ये आ गया जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका हम फाइंड करते हैं पाथ C1 का, ये इंटीग्रेशन h डॉट डी एल, ठीक है। तो ये रहा h और डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये देखिए ए एक्स है, ए एक्स का ए वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे ए जेड है, तो ए जेड का भी ए वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये नहीं, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से पहले ही इसका आंसर जीरो आ गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है ए एक्स डॉट ए वाई इज इक्वल टू जीरो और ए जेड डॉट ए वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, पाथ C2, तो अब पाथ C2 की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कौन सा वेरी कर रहा है ये देखना होगा, और कौन से फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब डायग्राम की तरफ दोबारा जाते हैं। देखिए 5 और यहाँ पे 0, यानी एक्स चेंज हो रहा है, y 6 और 6 और z 1 और 1, तो क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वो है x, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है x, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो x को x रहने दिया, y के बजाय मैंने वैल्यूज पुट की, y के बजाय मैंने 6 वैल्यू पुट की, y की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है, 6। तो y क्यूब था, तो उसकी बजाय मैंने 6 क्यूब लिख लिया, और x ही रहने दिया, विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इंटीग्रेशन की dx, देखें, और फिर उसमें वैल्यू पुट की, तो 0 अपर लिमिट 0 और लोअर, देखें ये अपर लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये फाइनल पॉइंट ये होगा और इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये, ठीक है, इनिशियल 0 माइनस 5, तो ये आ गया, इससे माइनस आएगा, तो ये -108। अच्छा, अब C3 में आसान है। अब देखिए कौन सा वेरी कर रहा है, 0 0 एक्स, ठीक ठीक है। y फिर जो है चेंज कर रहा है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे y चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी y चेंज हो रहा है, ठीक है। तो y को y रहने दिया, y क्यूब, ठीक है, और जो x की वैल्यू थी उसको मैंने वो की, x की बजाय क्या लिख लिया मैंने, x की वैल्यू भी जीरो है, x की वैल्यू जीरो है, सही। तो x की बजाय जीरो लिख लिया, तो ये टर्म तो हुआ जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे ए एक्स डॉट ए वाई वो फिर जीरो होगा, तो ये कि आसानी से यहाँ से जीरो आ गया। अच्छा, पाथ C4 जो है वो अब देखें यहाँ पे, पाथ ये है पाथ C4। अच्छा, सो पाथ C4 देखिए, इसमें क्या चेंज, x चेंज नहीं हो रहा, ना सॉरी, x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा, z भी चेंज नहीं हो रहा, तो फाइनल पॉइंट 5 है, इनिशियल पॉइंट 0 है, x को x रहने दें, z की और y की बजाय वैल्यू लिखते हैं, तो y की बजाय लिख दिया मैंने 4 वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 4 है ना, देखें, और x को x रहने दिया, x की दी मैंने इंटीग्रेशन की, ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास यहाँ पे वो आंसर इन्होंने नहीं लिखा, मगर ये आ गया आंसर, ये ठीक है। तो ये आ गया आंसर 32, ये C4 पाथ का, ठीक है।
अच्छा, अब टोटल क्लोज पाथ का तो क्लोज पाथ, पोर्शन ऑफ क्लोज पाथ C1, पोर्शन ऑफ क्लोज पाथ C2, पोर्शन ऑफ क्लोज पाथ C3 और C4, इन सबको ऐड किया तो ये तो ज़ीरो था, आपको याद है, इससे आया था -108, इससे फिर ज़ीरो आया था और इससे 32 आया था, इन दोनों को ऐड किया, इससे आ गया -76। सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान। अच्छा, अब स्टोक्स थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन और मैग्नेटिक फोर्स, ये हम पढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या है, सही। According to this theorem, current enclosed by the closed path is equal to the surface integral of the curl of the magnetic field intensity. ये देखें, ये I enclosed is equal to, ठीक है, surface integral, ये surface integral of the curl of the magnetic field intensity, curl of the curl, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये ठीक है, ये कर्ल, ठीक है, तो कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, curl of the magnetic field intensity. So surface integral, ठीक है sir, the current enclosed by a closed path is equal to किस चीज के बराबर है, surface integral of the curl of the magnetic field intensity, ये सही। अच्छा, आपको इससे पहले हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ में क्या पढ़ा था कि आई इनक्लोज इज इक्वल टू दिस, और अब स्टोक्स थ्योरम में इज इक्वल टू दिस है, तो इसका मतलब ये हुआ आई इनक्लोज इसके भी बराबर है और वो इसके भी बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था एम्पेयर सर्कुलर लॉ में, अब यहाँ पे भी लेंगे, सही, और इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, सही। तो J करंट डेंसिटी, इससे पहले हमने पढ़ा J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एस, ठीक, एरिया तो यहाँ पे हम एस लिखूंगा, सही। अच्छा, स्मॉल पोर्शन लिया, स्मॉल पोर्शन डी आई, ठीक है, करंट जो होगा वो डी आई होगा, सरफेस जो होगा वो डी एस होगा, तो डी आई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, J डॉट डी एस, सही, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। नाउ रिप्रेजेंटिंग द करंट डेंसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम इसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, लेट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट वेक्टर है ए और इसकी डायरेक्शन अलोंग ए है, सही। सो इसको देखें, सो डी एस इज इक्वल टू डी एस अलोंग ए होगा, सही। अच्छा, अब नाउ जे डॉट डी एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सही है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया है, तो जे का वो क्या है, जी जे डी एस, जे ए, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और डी एस का वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ ए था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, इनके इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों यूनिट वेक्टर सेम है, तो जो दोनों भी यूनिट वेक्टर सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ गया ये, ठीक है, इससे आ गया 1 और इससे ये आ गया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन 1 एंड 2, सो ये क्या आ गया, ये आ गया डी आई, ठीक है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सही। अच्छा, अब इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 3 है, सही। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, वो भी हमें ये कहता है आई इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखें तो देखें आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, सही है, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है, डी एस यहाँ पे भी है और डी एस यहाँ पे भी है, तो क्या मतलब हुआ, ये जो जे है इसके बजाय ये आ गया, बाकी तो सारी चीज़ें देखें, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, तो यानी जे और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, इन दोनों से कंपेयर किया तो ये भी आई, ये भी आई के बराबर है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, और ये भी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है जे और कर्ल ऑफ ये, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, सही है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दिया था, वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, अब वो उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी क्या, हम बी से इसको भी नोट करते हैं, सही। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कंसिडर एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि यानी कोई भी मैग्नेट होगा उसका जो है एक नॉर्थ पोल होगा और एक उसका होगा साउथ पोल,
अगर आप इसको बीच में से काट लें, यानी ये वाला पोर्शन रह जाए, तब भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ साउथ, यानी यहाँ बीच में से काटते हैं तो साउथ अलग हो जाएगा पोल और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा। नहीं, अगर आप इसको बीच में इस तरह काट भी लें, आधा कर लें, तब भी इसमें नॉर्थ और साउथ, अगर फिर इसको काट लें, सिर्फ ये पोर्शन रह जाए, तब भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल रह जाएगा। सही, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर हम एज्यूम करते हैं कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल हमने लिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया। इफ़ वी प्लेस अनदर मूवेबल नॉर्थ पोल, अगर मैं दूसरा नॉर्थ पोल इसके सामने लाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्जन होगी ना, इन द विसिनिटी ऑफ द फील्ड, ठीक है, ऑफ द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करता है, साउथ साउथ को रिपल करता है, ठीक है। सो देखें, और अगर मैं साउथ करीब लाऊंगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। सही। नाउ कंसिडर एन ओपन सरफेस हैविंग एरिया एस, ठीक है, ये देखें यहाँ पे। अब आपको असल में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझाया जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया का होना और फ्लक्स लाइंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है एक ओपन सरफेस लिया, देखिए ये ओपन सरफेस है ये वाला, ठीक है, निखुला ये। सही, यानी स्फेयर नहीं है, सर्कल है। सही, सर्कल शेप्ड, कोई भी क्लोज बात ले सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए वो लिया मैंने, सर्कल ले लिया, ठीक है। तो अच्छा, अब क्लोज पाथ, ओपन ओपन क्लोज पाथ, यानी ऊपर से और नीचे से, यानी ओपन है। सही। अब फ्लक्स लाइंस इसमें से गुजरेंगी, और इस दफ़ा जो फ्लक्स लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जब इस एरिया में से गुजरेंगी, ठीक है, तो द फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक बी एन इज ए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये देखें ये सरफेस है कोई, और ये उसका, यानी उसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये इसका नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर को भी कहते हैं, यानी जो 90 डिग्री बना है। सही। तो इसको हम कहेंगे बी एन, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सही। सो फ्लक्स लाइंस इधर से भी गुजरेंगे, इधर से भी, या इससे भी गुजरेंगे, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई ए, तो फाइव किस चीज़ के बराबर होगा, फाइव इज इक्वल टू, फाइव जो है वो फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक है ना, फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, तो फ्लक्स लाइंस इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का, अच्छा, अब नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर cos थीटा, अगर cos थीटा में इस पे अप्लाई करूं, इस पे मैं cos थीटा अप्लाई करूं, तो आपको पता है cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है, देखिए ये यहाँ पे है 90 डिग्री, सही है, और या ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा हुआ, बेस ही हुआ ना, बी एन आपका होगा बेस, ठीक है। तो बेस जो है हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये बी एन डिवाइडेड बाई बी, बी एन डिवाइडेड बाई बी, तो ये होगा कॉस थीटा। अच्छा, तो बी एन इससे क्या आएगा, बी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो अच्छा, और डी एस जो है वो हमने लिया है डी एस, और इसका जो नॉर्मल उसका जो डायरेक्शन है वो ए एन है। सही। तो ये यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, डी फाइव इज इक्वल टू बी एन डी एस। सही। डी फाइव इज इक्वल टू बी एन के बजाय मैंने ये लिखा, बी कॉस थीटा लिखा। सही। और डी एस ये, तो बी डी एस, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ। आपको पता है कि यानी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा ए बी डॉट डी एस, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किस तरह होगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, और डी एस, सॉरी ये या इस तरह नहीं, या इस तरह बी डी एस कॉस थीटा, यही होता है ना। यानी आप देखिए ना, ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वो किस तरह होगा, ए
बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर एक के साथ कॉस थीटा है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो अब देखें बी कॉस थीटा और डी एस, तो क्या मतलब हुआ कि बी और डी एस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये देखिए बी डॉट, दोनों हैं भी वेक्टर्स, ठीक है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे वेक्टर्स हैं, ठीक है ये बी वेक्टर है। और एस अमूमन आपको पता है एस वेक्टर नहीं होता, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और फिजिक्स में हम उसको वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। और वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वेक्टर सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस की डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट सरफेस है, यानी अभी जो मैंने आपको बताया इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, नॉर्मल टू द ए एन मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस, सही। अच्छा, सो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। अब ये आम प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, बी डॉट डी एस, बी बी वैक्टर और डी एस बी वैक्टर। और इसमें असल में कॉसिटा बनता है वो यहाँ पे आके हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया, सही है। अच्छा, सो कंसिडर क्लोज पाथ। अब देखें एक क्लोज पाथ कंसिडर करें और ये, अच्छा, नाउ कंसिडर ए क्लोज पाथ इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेयर। ये देखें ये स्फेयर है, क्लोज पाथ, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, वी कंसिडर ए सोर्स इनसाइड द स्फेयर, ठीक है, एक स्फेयर है उसके अंदर है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ताकि इससे में से वो बाहर को गुजरें, ठीक है। Hence, consider a bar magnet inside the sphere. The flux is coming out of the closed surface. जाहिर बात है जो वो होगा वो उससे बाहर आएंगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह है, ठीक है, और ये वो क्लोज पाथ है, तो जाहिर बात है फ्लक्स लाइन इससे बाहर इस तरह आएंगी, ठीक है। और ये सोर्स क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है। हम यहाँ पे मैग्नेटिक उसकी बात कर रहे हैं, तो चार्ज नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, यानी ये फाई है, ठीक है। अच्छा, सो नाउ फ्रॉम द डाइवर्जेंस थ्योरम, इस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ये, ठीक है। अगर आपको याद हो मिड टर्म ने हमने मैं पढ़ा था, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी उसी तरह है। फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, यानी ये भी डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे भी डॉट, सही है। और ये है डाइवर्जेंस का, ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, सही। सो इसके मुताबिक अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, सही है, और ये सरफेस इंटीग्रल है, सही, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। सो ये इज इक्वल टू डॉट इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस थ्योरम ये जीरो के बराबर इन्होंने कहा आता है, ठीक है। सो एज डी वी इज इक्वल डिफरेंशियल वॉल्यूम इज नॉन जीरो, सो इट मीन्स के ये इज इक्वल क्या, वही बात जो इससे पहले मैं कर चुका हूँ कि अगर इन दोनों का डॉट इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो देखें अगर ये जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो है और या ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल जो है, या ये जीरो है, आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, या इन ये जो है जीरो है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमने एक खासा अच्छा वॉल्यूम लिया है, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या मतलब हुआ कि ये ज़ीरो है, ठीक है, इसका मतलब है ये ज़ीरो। सो डाइवर्जेंस ऑफ बी मीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो डी है। सो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये है कौन सा, ये है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, सही, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, सही। ये भी असाइनमेंट से रिलेटेड असाइनमेंट दिया था, तो ये आपका ये हेल्पफुल हो सकता है, सही। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल्स एंड इंडक्टेंसेस, सही, ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ते हैं, सही। द फोर्स बिटवीन द डिफरेंशियल करंट्स, ठीक है, ये देखें ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है इससे निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ठीक है। वेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, a force acts on the conductor and
द कंडक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। यानी इसकी मिसाल वो जनरेटर की तरह है, जिस तरह जनरेटर का एप्लीकेशन होता है, सही है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में रखते हैं, ये देखिए जनरेटर किस तरह रोटेट करता है, देखिए ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। आप कंडक्टर इसमें रखते हैं, ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, सही है। ये अब मोटर की मिसाल है, सही। तो इसको पुश मिलती है, इसको अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड, ठीक इस तरह, सही। सो ये पर रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है, तो ये भी इस तरह कि वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखें वो करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्लेस, इसका क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। इस प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा है, ठीक है। एंड द अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर एंड द कंडक्टर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। और आपको पता है फोर्स जो है वो यानी अगर हम थंब रूल अप्लाई करेंगे इस तरह, ठीक है, तो वो इसको फोर्स यहाँ से, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मिलेगा। तो ये कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लेट आई इज द मूव इज द करंट मूविंग, ये करंट जो है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सही। एल इसका लेंथ है, एल इसका लेंथ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में ये पड़ा हुआ है, जिस तरह ये है, वो है बी, सही। अच्छा, सो अच्छा, और लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट आई एंड द बी, हमने कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है वो ये है, ठीक है। तो बी में, तो ये इसके साथ बना रहा है थीटा, यानी कोई भी आप एंगल ले सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जर्नल एंगल थीटा लिया है, सही। इसमें आप कोई भी एंगल पर पुट कर सकते हैं बाद में, इससे आपको फोर्स का पता लग जाएगा। बाज़ दफ़ा ये फोर्स जीरो आता है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो ये फोर्स जो है जीरो, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तब ये जीरो होता है, सही। तो ये तब, इसलिए अगर आप उसका साइनोसाइडल का कर्व देखें तो वो इस तरह होता है। तो जब जीरो होता है थीटा तब भी ये जीरो देता है, और अगर 180 डिग्री होता है तब भी ये जीरो देता है, वो असल में यहाँ पे है, ठीक है। तो ये थीटा कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने थीटा जनरल थीटा लिया है, फिर बाद में हम कोई भी एंगल इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे 360 डिग्री तक, ओके। सो थीटा जो है वो बी और आई के बीच एंगल है, सही। लेट एल बी द टोटल लेंथ, आपको पता है वो एल है करंट कैरिंग कंडक्टर का। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट बाय द कंडक्टर व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको पता है कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना जो है वो कंडक्टर फोर्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जितना लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, यानी इसकी नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उतना ही फोर्स वो ज़्यादा मिलेगा। जितने मजबूत मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, उतना भी उसमें फोर्स ज़्यादा होगा। और जितना साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना भी फोर्स, अगर साइन थीटा की वैल्यू ही जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा फिर, ठीक है। तो साइन थीटा की